जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूका ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत के अंतर्गत ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। और सारे प्रश्न हमने दोस्तों घटना चक्र के बुक से लिया है, जो सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए बनाते हैं, और आप लोग भी इसे बनाइए और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कर है दोस्तों कि भारत में उपनिवेशिक शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संगठक थी? ऑप्शन ए में कहा है कि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, यानी कि लंदन में एक ऐसी ऑफिस बनी थी जो इंडिया के लिए काम करती थी, तो उसका भरण पोषण के लिए यहाँ से व्यय किया जाता था। दूसरा में कह रहा है दोस्तों कि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, यानी कि भारत में जो अंग्रेज कर्मचारी काम कर रहे हैं उसको भी वेतन और पेंशन जो है यहीं से भरण पोषण की जाती थी, उसकी निधि। तीसरा में कह रहा है दोस्तों कि भारत में या भारत के बाहर हुए युद्धों में लड़ने में अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, यानी कि भारत के जितने भी बाहर अंग्रेज युद्ध लड़ रहे हैं उसमें खर्च करने वाली निधि। तो होम चार्जेज में दो ही चीज़ों को रखा जाता था दोस्तों, एक था कि लंदन में जो इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, और दूसरा हो जाएगा कि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। इस तरह से आपका एक और दो जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों तो इसका आंसर बी जो है वो सही हो जाएगा, यानी केवल एक और दो आंसर सही होगा। जबकि भारत से बाहर जो युद्ध होते थे उसके लड़ने के लिए होम चार्जेज में शामिल नहीं किया जाता था। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं और आपका क्लियर हो जाएगा। व्याख्या में करा दोस्तों कि उपनिवेशिक शासन काल में भारत सरकार के गृह शुल्कों यानी होम चार्जर से तात्पर्य था कि इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव के द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। यानी कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो औपनिवेशिक शासन क्या होता है कि जब कोई देश जो है दूसरे देश पर शासन करता है तो उस शासन को औपनिवेशिक शासन कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत जो है भारत सरकार के जो गृह शुल्क होता था उसमें इंग्लैंड में स्थित जो राज्य सचिव थे तो वो क्या करते थे कि भारत सरकार की ओर से ही व्यय करते थे, यानी कि जितना भी यहाँ पर शासन करने में भारत में खर्च होता था वो सारा जो खर्च का पैसा भी भारत से ही लिया जाता था। यही आपका होम चार्जेस था। इसके अंतर्गत शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी तथा दिया गया ब्याज, यानी कि जितने भी उसमें पूंजी वगैरह लगाई जाती थी रेल वगैरह बनाने में, और साथ में जो ब्याज लगता था उस पर इंटरेस्ट वगैरह होता था, वो भी सारे यहीं से व्यय किए जाते हैं। साथ में कहता है दोस्तों कि भारत को दी गई सैनिक एवं अन्य सामग्री की लागत, साथ में भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क तथा इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय तथा भारत सरकार के द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते एवं पेंशन, तीन सारी चीज़ों को होम चार्जेज में शामिल किया गया था। और कहा गया दोस्तों कि भारत से बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो निधियां थी वह गृह शुल्कों पर आधारित नहीं थी, इसलिए विकल्प जो है यहाँ पर बी जो है केवल उत्तर सही होगा। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए में हो जाएगा कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। बी में कह रहा है दोस्तों कि ब्रिटिश नागरिकों के द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभावों के लिए। तीसरा में कह रहा है कि ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए। और चौथा ऑप्शन कह रहा है डी ऑप्शन कि भारतीय रियायतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंडा को दी जा रही तरजीह के लिए। तो यहाँ पर होगा दोस्तों कि सब इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, यानी कि भारत में कोई भी सामान जो इंग्लैंड से आता था उसमें विशेष रूप से छूट दी जाती थी और उस पर विशेष जो है कर लगाया नहीं जाता था। इसी चलते यहाँ पर देखिए तो इम्पीरियल प्रेफरेंस शब्द का इसे प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से ये आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या में कहा है कि ब्रिटिश काल में इम्पीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग जो है भारत में ब्रिटिश आयातों पर, यानी ब्रिटिश यानी इंग्लैंड से जो सामान आते थे उस पर दी गई विशेष रियायतों के लिए प्रयोग किया जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों भारी उद्योगों का भाव। दूसरा में कह रहा है कि विदेशी पूंजी की कमी। तीसरा में कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। और चौथा में कह रहा है दोस्तों धनिक वर्ग के द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने का तरजीह दिया जाना।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसके पास कारण था दोस्तों कि धनिक वर्ग जो थे यानी कि जो अमीर वर्ग थे वो क्या करते थे, भू संपत्ति में निवेश करने का तरजीह दिया जाना, यानी कि भू संपत्ति में जो है निवेश करने के लिए तरजीह दिया जा रहा था। इसी चलते यहाँ पर देखें तो विकास नहीं हो पाया। तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखिए और क्लियर हो जाएगा कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में धनिक वर्ग ने जो अमीर वर्ग थे वो भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दिए जाने के कारण, यानी वो भू संपत्ति में लोग क्या करते थे, वरीयता देते थे, लेकिन उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। यानी कि यहाँ पर देखें तो वरीयता देने के बावजूद भी स्वतंत्र विकास उनकी नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, स्तंभदारी बंदोबस्ती किसने लागू किया। तो स्तंभदारी बंदोबस्ती या जिसको कहते हैं दोस्त स्थायी बंदोबस्त कह सकते हैं, ये किसने लागू किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों वेलेस्ली ने, बी में हो जाएगा तो वारेन हेस्टिंग ने, सी में हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी हो जाएगा लॉर्ड डफरिन ने। तो आपको पता होगा दोस्तों कि स्तंभदारी बंदोबस्त ये किसने लागू किया था, जिसे हम लोग कहते हैं जमींदारी बंदोबस्त, मालगुजारी बंदोबस्त। तो इसको थोड़ा अलग अलग नामों से जाना जाता है, स्थायी बंदोबस्त किस कह सकते हैं। तो इसको लागू करने का जो श्रेय है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं और आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इसकी व्याख्या में साफ साफ कह रहा है कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्ती प्रणाली प्रारंभ किया और इसे ही कहा जाता है स्तंभदारी बंदोबस्त, जागीरदारी बंदोबस्त, मालगुजारी और विस्वेदारी बंदोबस्त आदि भिन्न भिन्न नामों से इसे जाना जाता है। यह देखें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, यानी जमींदार को चुन लिया गया और उसमें से उसको भूस्वामी घोषित कर लिया गया और जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था। यानी कि 11 रुपये आप लगान वसूल करते हैं तो उसमें से जो है 10 रुपया आप अंग्रेजों को दीजिए और 1 रुपया जो है आप जो लगान वसूल कर रहा है वो अपने खर्च के लिए रखेगा। तो इस तरह से देखें कि जमींदारों को एक वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया और 10 में से 11 मतलब 11 में से 10 भाग कंपनी को देना था और 1 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत देखिए दोस्तों, जो जमींदार छोटे पूंजीपति थे यानी भद्र नवाब थे, यानी छोटे छोटे पूंजीपति थे, बाद में देखिए तो इनकी जैसी जिम्मेदारी मिलती है तो बहुत बड़े पूंजी वर्ग बन जाते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि पता होगा कि इन लोग के द्वारा बहुत जनता का शोषण किया गया, किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए में हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, बी में हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी में हो जाएगा सर जॉन शॉ और डी हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। तो आपको पता होगा दोस्तों कि स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये वीवीआई है और देखिएगा दोस्तों तो बार बार प्रश्न रिपीट होता है, तो इसको थोड़ा सा एकदम आप दिमाग में रखिएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों जमींदारों से, बी में हो जाएगा किसानों से, सी में हो जाएगा मजदूरों से और डी में हो जाएगा व्यापारियों से। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया दोस्तों कि स्थायी बंदोबस्त है जमींदारों से किया गया और जमींदारों को ही कुछ को भूस्वामी बना दिया गया और उसे ही लगान वसूलने का जिम्मा सौंपा गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा, जमींदारों से। अगला प्रश्न दोस्तों कि स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया, वही प्रश्न रिपीटेड है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जमींदारों के साथ, बी में हो जाएगा ग्रामीण समुदायों के साथ, सी कह रहा है मुकदमों के साथ और डी कह रहा है किसानों के साथ। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों स्थायी बंदोबस्त जो है वो जमींदारों के साथ किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा कि लॉर्ड जॉनसर ने, बी कह रहा है दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ने, सी कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और डी कह रहा है कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने। तो इसका आंसर भी पता होगा दोस्तों कि एक ही है कि जो स्थायी भू राजस्व व्यवस्था हो जाएगा, आपका जागीरदारी व्यवस्था हो जाएगा, स्तंभदारी व्यवस्था हो जाएगा, ये सभी का श्रेय जो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जाता है, क्योंकि एक ही का नाम है और उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर भी आंसर आपका स्थायी भू राजस्व व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों कि 1787 में, बी करा के 1789 ईस्वी में और सी करा है कि 1790 में और डी करा के 1793 में।
तो इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों कि 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। और जितने ब्रिटिश भूभाग थे उसमें से 19% भूभाग पर यह लागू किया गया था। और विशेष अगर क्षेत्र आपको याद रखना है दोस्तों तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के क्षेत्र में लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाया। दूसरा में कह रहा है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाया। सी में कह रहा है कि न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाया। और डी कह रहा है दोस्तों उपयुक्त ए, बी और सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी कथन सही नहीं है। यानी कि स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया दोस्तों, इसमें देखिए तो कानूनी विवादों के प्रवृत्ति की बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन इन प्रावधानों के तहत सामान्यतः ये कारक जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। यानी कि रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति अधिक सशक्त बनाया, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए तो यही कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जमींदारों का अधिपति बनाया, ये भी गलत हो जाएगा। उन्होंने जमींदारों को कोई अधिपति नहीं बनाया था। और न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, ये भी गलत हो जाएगा। तो इनका सिर्फ उद्देश्य था लगान को वसूल करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरह से यहाँ पर सभी कथन गलत हो जाएंगे। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में करा दोस्तों कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ स्थायी बंदोबस्त यानी जो जमींदारी व्यवस्था है वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था जब तक वे लगान एकत्र उसका 10 बटे में, यानी कि देखिए दोस्तों 11/10 यानी 10/11 यानी कि 10वां भाग, 11 का 10वां भाग सरकार को देते रहते थे। यानी कि इसको देखिए दोस्तों तो इनको जमींदारी तभी तक मिली थी जब तक वो लगान सरकार को देते थे। यानी 11 रुपये में से 10 रुपये जब वो तक वो देना स्वीकार किए तब तक उनकी जिम्मेदारी बनी रही। लेकिन जमींदारों का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। यहाँ पर देखें तो जमींदारों का कोई भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था कि इतना एरिया में आपको वसूलना है, ऐसा कोई भी बॉन्डिंग एरिया नहीं था। लगान जो था दोस्तों, लगान रहित अनुदान भूमि जैसे होता है चारागाह, पर्ची आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े थे, न कि कानूनी विवाद जो है वो सुलझ गए थे। जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थता के कारण भी अधिक विवादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई तथा इसे स्पष्ट है कि इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। तो इसमें कोई भी जो आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसमें किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं किया गया था इसमें से। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खतिहारों की पट्टा जारी करेंगे तथा अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। दूसरा में कह रहा है दोस्तों कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। तीसरा में कह रहा है दोस्तों कि यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। और डी कह रहा है कि खतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखेंगे दोस्तों तो चिरस्थायी यानी कि स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि खतिहारों के वह पट्टा जारी करें, लेकिन वो नहीं करते थे। कारण इसके था कि जमींदारों के ऊपर जो है कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अगर सरकारी नियंत्रण रहता तो जरूर करते, लेकिन यहाँ पर देखें तो जमींदार जो है वो मनमानी रूप से लगान वसूलते थे और उन मनमानी रूप से जो अंग्रेज के द्वारा तय किया गया था, यानी कि अंग्रेज कह दिया कि आपको जितना वसूल करना है वसूलिए, लेकिन आप अगर जितना वसूल कर रहे हैं यानी कि 110 रुपये आप वसूल कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें से आप जो हमको 100 रुपया दे दीजिए और जो है 10 रुपया आप रख लीजिए। ये प्रोविज़न था। तो उस तरह से ना अंग्रेज को उनके ऊपर नियंत्रण था और इसी चलते उन लोग नियंत्रण न होने की जगह से मनमानी रूप से वसूलते थे आइए, और न ही उन लोग पट्टा देने का काम करते थे। इसकी व्याख्या में देख रहे हैं दोस्तों कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था लागू की और इसके तहत देखें तो जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी को अपने क्षेत्र में भूस्वामी वसूली कर यानी भू राजस्व की भूस्वामी को भू राजस्व की वसूली कर उसका 1/11वां हिस्सा अपने पास रखना था और शेष हिस्सा जो है कंपनी के पास जमा करना होता था। जमींदार जो थे काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से ज़मीन भी वापस छीन ली जाती थी। यानी कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इनको कहा गया कि आप जो हैं फिलहाल में भूस्वामी हैं, आप मेरे को लगान चुकाइए। लेकिन ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो जमींदार जो होते थे वो काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से ज़मीन भी वापस छीन लेती थी।
तो यही बात है कि अंग्रेजों का कोई नियंत्रण नहीं था। जमींदार जो थे यानी भूस्वामी जो थे वो क्या करते थे, मनचाहा लगान वसूलते थे और अंग्रेजों को देते थे। और जो व्यक्ति यानी काश्तकार जो किसान होता था वो लगान नहीं देता था तो उसमें क्या करता था कि उसकी ज़मीन भी वो हड़प लेते थे। कुछ अगर कुल मिलाकर देखें दोस्तों तो काश्तकार पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर होता था। जमींदार के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था तथा इस कारण बहुत से मामलों में पट्टे जारी नहीं किए गए थे। इसी का फलस्वरूप 1859 ईस्वी में रेंट अधिनियम पारित होने के 3 दशक पहले कुछ जिलों में जैसे बंगाल, बिहार और सीमा के संथाल क्षेत्र में किसानों ने अपना परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया था। यानी संथाल विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, तो यही कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। ऑप्शन ए में कहा है दोस्तों कि जमींदारों का जमीन पर अधिक अधिकार न रहना। दूसरा में कहा दोस्तों कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। सी में कहा कि भू राजस्व का राजस्व नियंत्रण करना। डी में कहा कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था दोस्तों कि भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं दोस्तों। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, यानी 93 में लागू हुई थी। जो देखिए दोस्तों यानी कि 90 से लागू हुआ था दोस्तों, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई तथा इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण है कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि को तय करना। यानी कि भू राजस्व का राजस्व निर्णय करने के लिए जो है ये व्यवस्था को लागू किया गया था, परमानेंट सेटलमेंट को। अगला प्रश्न दोस्तों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी खाली स्थान में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। यानी यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इस अधिनियम के द्वारा किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था वो ऑप्शन को बताना है कि 1885 में, 1886 में, और सी करेगा 1889 में और डी करेगा कि 1900 में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 1885 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। यानी कि इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या है कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसमें जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए गए और 19वीं शताब्दी के आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की और इस समय किसानों का विद्रोह भी हो रहा था। यानी कि इस समय देखिए किसानों के विद्रोह का भी एक भाग बन रहा था, विद्रोह का था। और इसी बीच देखिए दोस्तों, तो बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों यानी जो जमींदारों को किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया था। तो इस तरह से इसको भी ध्यान में रखिएगा कि 1885 में प्रभावित किया गया था आपका रेंट अधिनियम। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतबाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी में हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड और तीसरा में करा दोस्तों थॉमस मुनरो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन में करा है कि केवल एक, ऑप्शन बी में करा है कि केवल 1 और 3, और ऑप्शन सी करा है कि केवल 2 और 3, और डी करा है कि 1, 2, 3। तो आपको ध्यान में होगा दोस्तों कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे स्थायी बंदोबस्त लाए थे, लेकिन रैयतबाड़ी बंदोबस्त लाने का श्रेय अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो को है। यहाँ पर दोनों को सही हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 सही होगा। इस तरह से आपका सी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए रैयतबाड़ी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। रैयतबाड़ी बंदोबस्त जो है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास के प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतबाड़ी व्यवस्था को लागू किया। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, तो तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में। थॉमस मुनरो ने 1809 ईस्वी के कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया तथा 1820 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर बनने पर उसने इसे मद्रास में लागू किया। और मुनरो के शिष्य एलिफिस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी लागू किया। यानी संपूर्ण ब्रिटिश भारत में 51% क्षेत्र यानी मद्रास
मुंबई के कुछ हिस्से और पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में यह व्यवस्था लागू की गई। यह व्यवस्था के अंतर्गत देखिए दोस्तों तो रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, यानी किसान जो थे उनको ही डायरेक्ट भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। यानी कि जो किसान को भू मालिक बना दिया गया और किसान को ही डायरेक्ट जो है लगान चुकाने के लिए यहाँ पर दे दिया गया। यानी कि यहाँ पर देखिए दोस्तों तो जमींदार जो लगन वसूल करते थे जो स्थायी बंदोबस्त में, उसमें यहाँ पर देखें तो रैयत बाड़ी बंदोबस्त में ख़त्म किया गया था। यानी कि यहाँ पर जमींदार जो हैं वो नहीं रहेंगे, बिचौलिया जो जमींदार होते थे उनको ख़त्म कर दिया गया और डायरेक्ट किसान और अंग्रेजों के बीच कॉन्टैक्ट हो गया। 1836 ईस्वी के बाद विग्नेट और गोल्ड स्मिथ के द्वारा यह व्यवस्था में सुधार किया गया। बाद में देखें दोस्तों तो इस व्यवस्था में सुधार किया गया था विन गेट और गोल्ड स्मिथ के द्वारा। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि जो स्थायी बंदोबस्त था वो सिर्फ लागू किया गया था 19% पूरे ब्रिटिश भारत में, जबकि जितने ब्रिटिश का एरिया था उसमें 51% भाग में आपका रैयत बाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न बढ़ते हैं कि सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। ऑप्शन ए में करा दोस्तों स्थायी बंदोबस्त से, बी में करा दोस्तों महलवाड़ी बंदोबस्त से, सी में हो जाएगा रैयत बाड़ी बंदोबस्त से और डी ऑप्शन का रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो टॉमस मुनरो और रीड दोनों का संबंध किससे है, तो रैयत बाड़ी बंदोबस्त से। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ये दोनों का संबंध जो है रैयत बाड़ी बंदोबस्त से है। स्थायी बंदोबस्त से किसका संबंध है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ब्रिटिश व्यवस्था में रैयत बाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों उत्तरी भारत में, बी में कह रहा दोस्तों पूर्वी भारत में, सी में कह रहा दोस्तों को पश्चिमी भारत में और डी कह रहा है दक्षिणी भारत में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों कि पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत में। अगर आप देखेंगे एरिया को तो आपको ध्यान में होगा कि मद्रास, मुंबई, इसके बाद पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग के क्षेत्र आते थे। यानी कि इस में देखें तो रैयत बाड़ी लागू होता है। तो इस तरह से पश्चिमी भाग आपका मद्रास वगैरह के कुछ एरिया आता है, उसको दक्षिणी भाग भी आता है यानी कर्नाटक वगैरह एरिया। तो इस तरह से देखें तो ये क्षेत्र में लागू था। उत्तरी भारत में आपका देखें तो स्थायी बंदोबस्त लागू था, जो आपके कॉर्नवालिस की बंदोबस्त लागू थी उत्तरी भारत में। तो इस तरह से आपका सी और डी दोनों आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि मद्रास की रैयत बाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था। ऑप्शन ए में करा दोस्तों मेलकॉम, बी में करा था मेटकॉफ और सी में करा मुनरो और डी कराता है एल्फिस्टन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि अगर देखिएगा तो आपका टॉमस मुनरो जी हो जाएंगे, यानी कि इसका आंसर सी सही हो जाएगा। मद्रास के रैयत बाड़ी बंदोबस्त में मुनरो जी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रैयत बाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों कि टॉमस मुनरो, बी में हो जाएगा मार्टिन बर्ड, सी में हो जाएगा कॉर्नवालिस और डी में हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि रैयत बाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी टॉमस मुनरो ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि अंग्रेजों ने रैयत बाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। ऑप्शन ए में हो जाएगा बंगाल प्रेसिडेंसी में, बी में कह रहा है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में, सी में कह रहा है दोस्तों मुंबई प्रेसिडेंसी में और डी कह रहा है कि मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में। तो इसका आंसर साफ साफ है दोस्तों कि मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयत बाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। ये प्रश्न देखिए तो आपका देखिए कितने बार रिपीट हो चुका है, तो एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़िएगा मत दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंग्रेजों ने रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों बंगाल प्रेसिडेंसी में, बी में हो जाएगा आगरा में, सी में करेगा मुंबई प्रेसिडेंसी में और डी करेगा मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो आपको ध्यान में होगा कि अंग्रेजों ने रैयत बाड़ी व्यवस्था प्रारंभ कहाँ की थी दोस्तों, तो इस जगह मद्रास प्रेसिडेंसी से प्रारंभ की थी। तो इसका आंसर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि रैयत बाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन देना है और इसी पर विचार करना है, 3 कथन है। पहला कथन कह रहा है दोस्तों कि किसानों के द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा में कह रहा है दोस्तों कि सरकार रैयत को पट्टे देती थी और तीसरा में कह रहा है कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और भू मूल्यांकन किया जाता था। यहाँ पर ऑप्शन में कह रहा है कि सही उत्तर को चुनना है। केवल कथन 1 सही है, बी में कह रहा है कि केवल 1 और 2 सही है और सी कह रहा है कि 1, 2 तीनों सही और डी कह रहा है कि इनमें से कोई सही नहीं है।
तो आपको ध्यान में होगा दोस्तों कि यहाँ पर तीनों कथन जो सही हो जाएंगे कि रैयत बाड़ी व्यवस्था में जो है दोस्तों जो लगान होता था सीधे सरकार को दिया जाता था और सरकार जो है रैयती को पट्टे भी देता था और कर लगाने के पूर्व जो है भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था कि इसमें कितना कर लगाया जाएगा, इसका मूल्यांकन करके ही कर लगाया जाता था। इस तरह से यहाँ पर सी आंसर जो है आपका राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखिए, व्याख्या में और क्लियर हो जाएगा दोस्तों। व्याख्या करा है कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों एवं बड़े जमींदारों का अभाव में, यानी कि यहाँ पर जैसा उत्तर का मैदान हो वैसा दक्षिण क्षेत्र के मैदान नहीं है दोस्तों, और नहीं उतने बड़े बड़े उत्तर भारत की तरह वहाँ पर बड़े बड़े जो हैं भूखंड उपलब्ध नहीं होने के चलते बड़े बड़े जमींदार भी वहाँ पर नहीं थे। यहाँ पर देखें तो इसके अभाव के चलते जो है रैयत बाड़ी व्यवस्था लागू किया गया और इस व्यवस्था के सूत्रपात कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने किया था। रैयत बाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी ज़मीन का मालिक बना दिया गया और उसे माना जाता था, जो सीधे जो है सरकार को कर देते थे और कर का निर्धारण भूमि के सर्वेक्षण करने के बाद ही किया जाता था। यानी कि भूमि को पहले देख लिया जाता था कि ये धनहर भूमि है या टाड़ भूमि है या उपजाऊ भूमि, इस तरह से देख के ही उस पर जो है कर का निर्धारण किया जाता था। भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था और किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन ए में करा दोस्तों कि जमींदारी प्रथा, बी में हो जाएगा रैयत बाड़ी प्रथा, सी में हो जाएगा महालवाड़ी प्रथा और डी करा है कि 10 साला प्रथा और ई करा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि आपको पता होगा कि रैयत बाड़ी व्यवस्था में जो होता है वो किसान जो होता है भूमि का मालिक होता है और सरकार को डायरेक्ट वह भुगतान लगान करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा कि रैयत बाड़ी प्रथा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसकी व्याख्या दिया हुआ दोस्तों कि रैयत बाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जमींदार माना जाता है। अगला प्रश्न है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 1835 में, बी कह रहा है कि 1837 में और सी कह रहा है कि 1839 में और डी कह रहा है कि 1841 में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों कि 1839 ईस्वी में, यानी कि 1839 में सबसे पहले चाय की कंपनी असम में शुरू हुई थी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना जो है 1839 ईस्वी में हुई थी और यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा असम में इसे कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में भी कार्य कर रही है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत यानी ड्रैगन थ्योरी का सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है। आप यहाँ पर कथन को सुनिए। ऑप्शन ए में कहा दोस्तों कि देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। दूसरा में कहा दोस्तों कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। सी में कहा कि साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। और डी कहा कि भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और ये देशों के दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। तो इस तरह से अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर इसका आंसर बी सही हो जाएगा। यानी कि ड्रैगन सिद्धांत के अंतर्गत देखें जो दादा भाई नौरोजी ने दिए थे, उन्होंने कहा था इसकी परिभाषा के अंतर्गत आप देखेंगे तो भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था, यानी कि जितना भी उत्पादन होता था वो ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था और जिसके लिए भारत में कोई भी वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तो इस तरह से बी आंसर राइट हो जाएगा। आइए व्याख्या को देखिए और आपका सही हो जाएगा। धन का बहिर्गमन या अपवाह यानी ड्रेन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था। यानी कि यहाँ के संपत्ति का देखिए दोस्तों तो जो बोला जाता है कि यहाँ के संपत्ति को ले जाकर टेम्स की नदी यानी जो टेम्स नदी जो है दोस्तों जिसमें इंग्लैंड किनारे बसा हुआ वहाँ पर छोड़ दिया जाता था। तो इस तरह से यहाँ से ले जाकर वहाँ पर सारे संपत्ति का हस्तांतरण होता था जिसके बदले में भारत
को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिफल नहीं मिलता था, यानी इसका कोई भी लाभ भारत को नहीं मिलता था। अपवाद सिद्धांत के तहत इसी प्रतिफलित निर्यात पर बल दिया गया, जिसमें दादा भाई निरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिवादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों यानी इंग्लैंड, डिबेट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पूरा नाम है, तथा द वांटेड एनिमीज ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी लेखन है, जिसमें आपकी जो है धन के बहिर्गमन का सिद्धांत का उल्लेख किया गया था। ये दादा भाई निरोजी की पुस्तक है और उन्होंने सबसे पहले ही बताया था कि यहाँ के धनों का जो है बहिर्गमन हो रहा है और इसका पूरा उपयोग इंग्लैंड कर रहा है, जिसका लाभ भारत को नहीं मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों दादा भाई निरोजी ने, बी में हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने, सी हो जाएगा लोकमान्य तिलक ने और डी हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि दादा भाई निरोजी ने निकास के सिद्धांत यानी धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए में हो जाएगा कि एम एन राय ने, बी में हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने, सी करेगा राम मनोहर लोहिया और डी करेगा दादा भाई निरोजी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि किसने किया था आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन, तो दादा भाई निरोजी जी ने किए थे। तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर अभी कथन ए कह रहा है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। यहाँ पर कथन जो है दोस्तों ये कह रहा है कि धन की निकासी का स्वरूप जो है अप्रतिफलित निर्यात था। अब बताना है कूट के माध्यम से। ए कह रहा है कि ए आर दोनों सही है तथा आर जो है ए का सही व्याख्या है। बी में कह रहा दोस्तों कि ए आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं है। इसके बाद तीसरा में कह रहा दोस्तों कि ए सही है आर गलत है और डी ऑप्शन कह रहा है कि ए गलत है आर सही है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए सही हो जाएगा दोस्तों कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। आइए इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लंबा है, इसको भी समझते हैं। बहिर्गमन अथवा निकासी के राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत के इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या प्रतिफल जो था वो लाभ नहीं होता था। ब्रिटिश काल में सामान्यतः देखिए दोस्तों तो भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में अधिक जो है निर्यात होता था, यानी कि जितना यहाँ से भेजा जाता था उसकी अपेक्षा आयात बहुत कम होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निष्कासन के स्रोत थे व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ तथा कंपनी के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन तथा कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश आदि। कंपनी के द्वारा जो पैसा इंग्लैंड में भेजा जाता था वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण तथा पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था, परंतु इस पूंजी निवेश का उद्देश्य देश का विकास नहीं बल्कि भारतीय संसाधनों का अधिकाधिक शोषण था। 1813 ईस्वी के पश्चात इस आर्थिक निकास का अप्रतिफलित निर्यात का रूप धारण कर लिया और वर्ष 1914 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक उपरिसाधनों में लगाए गए जैसे रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज एवं खनिज उद्योग यानी कोयला और सोना तथा वित्तीय संसाधनों जैसे बैंक, बीमा एवं वित्तीय निगम में जो अंग्रेजी उद्योग के अनुपूरक थे और उनमें भारतीय औद्योगिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। दादा भाई निरोजी ने धन के निकासन को अनिष्टों का अनिष्ट यानी बोलता है कि अब सोचिए अनिष्टों का अनिष्ट यानी कितना हमने दुखों इविल ऑफ ऑल इविल्स की संज्ञा दी, यानी कि जिसकी भी इसकी निंदा की जाए उससे भी ज़्यादा निंदा की बात की और इसे ही भारत का निर्धनता का मुख्य कारण बताया। इसे स्पष्ट है कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या है। आइए और देखते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों दादा भाई निरोजी, बी में हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर और तीसरा में कहा आर सी दत्त। यहाँ पर नीचे दिए गए कूट के माध्यम से बताना है दोस्तों कि कौन सा उत्तर जो है वो सही हो जाएगा, यानी उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि केवल ए, बी में कह रहा है दोस्तों केवल 1 और 2 और सी में कह रहा है कि 2 और 3 और डी में कह रहा है 1, 2, 3। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी दादा भाई निरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर
और आर.सी. दत्त, तीनों जो थे उपनिवेशवाद के ये आलोचक थे। आइए इसकी व्याख्या को देखिए। व्याख्या में करा दोस्तों कि 1870 से 1905 ईस्वी के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू की विश्लेषण किया। इसमें से 3 लोगों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है। वे हैं दादा भाई नौरोजी और मोहम्मद गोविंद रानाडे और ICS अधिकारी रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने भारत में आर्थिक इतिहास लिखा तथा इन तीनों ने अतिरिक्त भी बीजी जोशी और जी सुब्रमण्यम अय्यर द हिंदू समाचार पत्रों के संपादक थे और गोपाल कृष्ण गोखले तथा पृथ्वी चंद्र राय समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने तत्कालीन अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर गहराई से विश्लेषण किया और ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ा बाधा उपनिवेशवाद ही है। इसलिए इन लोगों ने इसकी आलोचना की है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्साहरण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, बी में करेगा आर.सी. दत्त, सी में हो जाएगा M.G. रानाडे और डी करेगा सर सैयद अहमद खां। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो है दोस्तों वो देखिए तो दादा भाई नौरोजी के जो उपकरण का सिद्धांत है ड्रेन थ्योरी का विश्वास नहीं करता था, वो था सर सैयद अहमद खां, यानी कि इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। ये अंग्रेजों का सपोर्टर आदमी थे। यहाँ पर देखें दोस्तों तो सर सैयद अहमद खां जो है ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे, यानी कि देखिए तो ब्रिटिश शासन के देखिए तो सपोर्टर थे और उसके सराहनीय करते थे, उसका वफादार थे और मुस्लिम समाज के विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता को बने रहने में ही संभव मानते थे और वो मानते थे कि ब्रिटिश का यहाँ तभी मतलब अच्छा हो सकता है यहाँ के मुसलमानों के लिए जब यहाँ पर ब्रिटिश रहेंगे, यही चीज़ उन्होंने संभव मानते थे। हाँ तो वे दादा भाई नौरोजी के उत्साहरण का सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रोवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों अमर्त्य कुमार सेन, बी में हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त, सी में हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले और डी में हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर आंसर डी राइट हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये सब बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों क्योंकि ये सब पॉपुलर क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अरे व्याख्या इसको देख लीजिए तब अगला प्रश्न चलते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी जिसका जीवन काल 1825 से लेकर 1917 ईस्वी तक रहा और इन्होंने ही 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य था कि भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था और इन्होंने 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय बने थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक दुराव्यवस्था पर प्रकाश डाला तथा धन के बहिर्गमन अथवा धन के निकासी सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आंसर डी राइट हो जाएगा और इस चीज़ को बारे में आप लोग ऐसा समझिए कि पहली बार देखिए दोस्तों ते ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों उदारवादी दल, बी में हो जाएगा मजदूर दल, सी में हो जाएगा कंजर्वेटिव दल और डी में करा के साम्यवादी दल। अभी करा कि इनमें से कोई नहीं है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इन्होंने उदारवादी दल से चुनाव लड़ा था। आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी होता है इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी। क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। ऑप्शन ए का रहा है कि लाला लाजपत राय, बी में करा महात्मा गांधी, सी में करा पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी का रहा है कि दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर देखें दोस्तों ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखले करने का सिद्धांत यानी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर दादा भाई नौरोजी ने ही पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है। यहाँ पर एक कह रहा है कि यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। दूसरा में कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। नीचे दिए कूट के प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में कह रहा है कि केवल एक सही है, दूसरा में कह रहा है दोस्तों कि दो सही है, तीसरा में कह रहा है कि एक और दो दोनों सही है और चौथा ऑप्शन जो है डी ऑप्शन है करेक्ट, ना तो एक और ना ही दो सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि आपका जो है ए और दो दोनों सही है, यानी कि यह प्रक्रिया 1813 में
आरंभ हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार देखते हैं दोस्तों तो समाप्त होता है 1813 ईस्वी में। इसके बाद यह प्रक्रिया और से तेजी हो गई, तो ये भी सही है। चलिए इसकी व्याख्या को देखिए। भारत में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त करने से शुरू हुए और इसे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई और यह औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था तथा इसे भारत जो है ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया था। यानी कि जितना भी ब्रिटिश में सामान होते थे उसका एक ही रहता था कि ले जाकर भारत में बेच दो। यहाँ पर इन लोग व्यापार के रूप में इसे प्रयोग करने लगे थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथनकार है दोस्तों यहाँ पर कि दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दूसरा में कहा दोस्तों उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। और तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों को निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। अब बोल रहा है दोस्तों कि यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार बताना है। ऑप्शन में अगर केवल एक सही है, बी में अगर एक और दो दोनों सही है, तीसरा में कह रहा है दोस्तों कि केवल एक और तीन सही है और डी कह रहा है कि एक दो तीन तीनों सही है। तो यहाँ पर अगर सही देखेंगे दोस्तों कि कौन सा कथन सही है तो आपका यहाँ पर केवल एक कथन सही होगा कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन जो है वो भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ए जो है सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कहा दोस्तों कि दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया कि ब्रिटेन जो है भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और प्रति वर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जाई जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दी थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। ऑप्शन ए में हो जाएगा दोस्तों बी जी तिलक ने, बी में हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने, सी में कहा है दोस्तों कार्ल मार्क्स ने और डी करा के एडम स्मिथ ने। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी जो है इसकी संज्ञा दो है आपके कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की सबसे चर्चित पुस्तक है दोस्तों दास कैपिटल, आपको पता ही होगा। और कार्ल मार्क्स ने रूस की क्रांति कराई थी। इसके बाद देखो तो चीन में ही देखें तो आपका जो लेनिन वगैरह जो क्रांति किए थे इन्हीं का देन था। तो एक बहुत बड़े कार्ल मार्क्स की कहानी पढ़िएगा, मज़ा आएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है और अंग्रेज हस्तक्षेप से सूत काटने वालों तो लंकाशायर में रहता है और तंतुवाय बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया है। लाखों चरखों और हथकरघों ने असंख्य काटने वाले बुनकरों को जन्म दिया तथा वे समाज के केंद्र बिंदु बने रहे, किंतु अब इस देश में विदेशी यानी सूती कपड़े की मानो अब बाढ़ आ गई है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स का विचार व्यक्त किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि सर आर्थर कॉटन को, बी में कह रहा है कर्नल बेयर्ड स्मिथ को, सी में कहता था सी ऑप्शन है दोस्तों कि लेफ्टिनेंट ब्लेन को और डी का है कर्नल रॉबर्ट स्मिथ को। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कि सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो इसमें व्याख्या में करा कि सर आर्थर कॉटन जो थे वो ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे, यानी कि एक इंजीनियर थे और उन्होंने ही दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किए और इसीलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय हस्तशिल्पों के निर्माण में वृद्धि। दूसरा कहा दोस्तों को भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि और तीसरा करके भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण और डी करा के नगरीकरण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम यह था कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ था। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन लास्ट था दोस्तों, आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या में करा दोस्तों कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई।
और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का उफान पर थी। अतः इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए सस्ते माल की आवश्यकता थी और इस प्रकार भारत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बनकर रह गया। और इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसानों को अब नगद राशि की आवश्यकता थी। इसलिए किसान भी उन फसलों का उगाने के लिए विवश हुए जिनका बाजार में क्रय विक्रय हो सके, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ से सामान खरीदते थे अंग्रेज और इंग्लैंड में ले जाकर उसको कच्चा माल यहाँ से ले जाकर उसको पक्का माल वहाँ बनाते थे और फिर उसको बाजार के रूप में फिर से भारतीय में ला करके बेचते थे। वही प्रकार है दोस्तों, जबकि इसके पूर्व जो है किसान जो है केवल उन्हीं फसलों को उगाता था जिसकी खपत स्थानीय स्तर पर होती थी, जैसे कि चाय का, रबड़ का, कॉफ़ी, नील, रेशम, जूट और तंबाकू जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की शुरुआत हो गई, जो ब्रिटिश पूंजीवाद की पहली पसंद थी। इन फसलों के लिए उन्होंने यूरोपीय बाजार में अत्यधिक कीमत प्राप्त होती थी। इस प्रकार उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। 19वीं शताब्दी में जैसे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत अगर देखें दोस्तों तो उसमें इंग्लैंड में जैसे ही शुरू होती है, इंग्लैंड के शुरू होने के साथ ही आपके भारत जो है कच्चा माल का एक स्रोत बन गया और एक अच्छा मार्केट का भी स्रोत बन गया। इस तरह से देखें तो आपका कृषि का वाणिज्यीकरण हो जाता है। ये प्रश्न लास्ट है दोस्तों। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों कि 1857 की क्रांति, और इससे संबंधित प्रश्नों को लेके आएंगे जो लगभग 50 से 60 प्रश्न होंगे जो आपके बुक में दिया हुआ है। और सभी प्रश्न जो हैं दोस्तों एकदम परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, यानी कि इसमें लिखे तो 75 प्रश्न है, उसी को लेकर आ रहे हैं अगले वीडियो में 1857 की क्रांति से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कीजिए। और आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं दोस्तों, चाहे रेलवे के कर रहे हो, यूडीसी, एलडीसी या कोई पीएससी स्टेट पीएससी का कर रहे हो, यूपीएससी का कर रहे हो, तो आप ये हैं घटना चक्र के बुक को जरूर पढ़िए। और बुक नहीं है दोस्तों आपके पास उपलब्ध नहीं है तो हम जो वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं उसको माध्यम से भी पढ़िए, आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी, एक अच्छे लेवल में हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।